गुड इवनिंग। आज हम क्लास 11th वाले स्टूडेंट्स को पढ़ाने जा रहे हैं। ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज का टॉपिक है अपना एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। इस टॉपिक की बात करते हैं तो इसमें हमें देखना है किस तरह से गैस का एक्सचेंज होगा एल्वेली के और ब्लड वेसल्स के बीच। तो आइए इसके लिए सबसे पहले एक हम आपको ये डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे। इस डायग्राम में आप फील करेंगे कि सबसे पहले देखिए ये आपका एल्वेली है। तो देखिए एल्वुलस कहाँ होता है, तो हार्ट के लंग्स के अंदर ये एल्वुलस होता है और यही ये एल्वेली वाला जो पार्ट होता है यही गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और गैसियस एक्सचेंज होता कैसे है, तो देखिए हार्ट के राइट पार्ट से निकलता है पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती हैं, इस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो ब्लड होता है, ये ब्लड जो होता है इसके अंदर CO2 होता है। ये जो ब्लड होता है इसके अंदर CO2 ब्लड होता है। अब देखिए CO2 वाला ब्लड गया लंग्स के पास और लंग्स से ये CO2 निकल करके कहाँ चला जाएगा, ये CO2 निकल करके आराम से एल्वेली के अंदर चला गया है और ये एल्वेली वाला O2 निकल करके इधर चला आया है। तो हुआ है क्या, जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था जिसके पास CO2 ज़्यादा था, वो CO2 इस ब्लड से निकल करके लंग्स के एल्वेली के अंदर चला गया है और हवा जो आया था एल्वेली के अंदर उससे O2 निकल करके ब्लड के अंदर आ गया है जो कहलाया ऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी देखिए ये एल्वेली ही है जो गैसेस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब इसको और ज़रा अच्छे से समझेंगे तो हुआ ये कैसे, ये आपको डबल सर्कुलेशन को बतला रहा है। डबल सर्कुलेशन का मीन्स कि सर ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ट्रैवल कर रहा है। आप ज़रा देखें, इसमें आप यहाँ से ये देख पाएंगे, इसमें आप ये देख पाएंगे कि ज़रा ध्यान से देखेंगे कि अब हम आपको एक चीज़ यहाँ से जो गैस एक्सचेंजेस का जो मेन चीज़ है उसको आपको हम बतलाते हैं। जरा देखिए यहाँ पे लिखा है एल्वेली आर द प्राइमरी साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंजेस। यानी गैसियस एक्सचेंजिंग का प्राइमरी साइट क्या होता है, एल्वेली होता है। ये आपको पहले से पता है, इसलिए तो एल्वेली को लंग्स का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट बोलते हैं। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। दूसरा चीज़ जो गैसियस एक्सचेंज होता है, एक तो एल्वेली के अंदर होता है, दूसरा ब्लड और टिश्यू के अंदर होता है। कैसे, इसको आप समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान के चलें कि हम आपको यहाँ से बतला रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए इधर है, इधर से ब्लड आया और इस ब्लड में O2 ज़्यादा होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यू निकालता है CO2। तो टिश्यू वाला CO2 निकल करके ब्लड में चला गया और ब्लड वाला O2 निकल करके टिश्यू में चला जाएगा। तो इसका मतलब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए अपने बॉडी के अंदर गैसियस एक्सचेंजेस कितने जगह होंगे, तो दो साइट पर, एक होता है एल्वेली के अंदर जो प्राइमरी साइट है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू, दोनों जगह पे होता है। एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस इन द लंग्स इज डन बिटवीन द एल्वुलर एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। यानी हमारा लंग्स जो होगा उसके अंदर जो गैसियस एक्सचेंज होता है वो मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के बीच और किसके बीच होना है, और होना है गैसियस एक्सचेंज होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और एल्वेली के बीच होगा। ठीक है ना। अब देखें ये जो आप देखें जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो किसके कारण होता है, तो वो होता है सिंपल डिफ्यूजन के कारण। ये जो अपना सिंपल डिफ्यूजन है उसी के कारण ये गैसियस एक्सचेंजेस होने हैं। जरा देखें ये गैसियस एक्सचेंज होगा किसके कारण, एक प्रेशर के कारण जिसका नाम हम देते हैं पार्शियल प्रेशर। जरा देखें यहाँ पर आपको मिलेगा पार्शियल प्रेशर। इस पार्शियल प्रेशर के कारण ही ये गैसियस एक्सचेंजेस होने वाले हैं। यानी पार्शियल प्रेशर। अब ये पार्शियल प्रेशर क्या कहलाता, क्या होता क्या है, तो ब्लड के अंदर किसी भी गैस का प्रेशर, ब्लड के अंदर चाहे ऑक्सीजन का प्रेशर हो या CO2 का प्रेशर हो, इस सभी प्रेशर को जो मेज़र करते हैं उसको मेज़र करते हैं पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। तो आप देखेंगे डिफ्यूजन प्रेशर ओवर एवरी गैसेस
इन ब्लड एंड एयर दैट इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर। यानी ब्लड के अंदर किसी भी गैसेस का जो प्रेशर हम मेजर करेंगे उसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। और ये गैसेस सेक्शन किसके बीच होगा? तो टिश्यू के भी मतलब लंग्स के मेम्ब्रेन के अंदर और जो अपना ब्लड होता है इसके अंदर। इसका मतलब एक बात बताइए कि अगर लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर कम होगा, सपोज अगर, तो यहाँ पर सिंपल डिफ्यूजन होता कैसे, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। सिंपल डिफ्यूजन होता है हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर। ये आपको पता है कि किसी भी चीज़ का डिफ्यूजन कहाँ होता है, हाई टू लो। उसी तरह से ये पूरा स्टेटमेंट देखिए, आपको पढ़ के सुनाते हैं। डिफ्यूजन प्रेशर फॉर एवरी गैसेज is called partial pressure. At the time of diffusion, gases moves, underline करेंगे, gases moves from high partial pressure to low partial pressure। यानी गैस कहाँ से कहाँ तक के लिए मूव करेगा? हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ। जरा देखिए, एक टेबल यहाँ से दिया है, ये टेबल आपको याद ही रखना है। अब देखिए इस टेबल के बारे में बताते हैं। देखिए ये टेबल प्रॉपरली बता रहा है, यानी ये टेबल आपको यहाँ से बतला रहा है, पार्शियल प्रेशर को डिनोट कर रहा है, यानी ये आपको पार्शियल प्रेशर बता रहा है। अब देखिए पार्शियल प्रेशर को सोचिए कैसे पार्शियल प्रेशर बता रहा है सर। तो ये देखिए, सबसे पहले देखिए रेस्पिरेटरी गैस, यानी हम जो रेस्पिरेशन में लेते हैं, हवा जो लेते हैं, हवा में बहुत सारे गैसेस आते हैं। CO2 आता है, NO2 आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, ऑक्सीजन आते हैं। लेकिन मेनली रेस्पिरेटरी गैस कौन कौन सा है? CO2 और O2। जो भी हम हवा लेंगे उसमें O2 आएगा और CO2 भी आएगा, और भी गैसेस आएंगे। लेकिन हमारे लिए ज़रूरी क्या है? O2। और जो हवा हम लोग निकालेंगे उससे निकलेगा मेनली क्या? CO2। तो रेस्पिरेटरी गैसेस दो को माना जाता है। एक माना जाता है किसको? एक माना जाएगा CO2 को और दूसरा माना जाएगा O2 को माना जाएगा। तो जरा देखें, एक रेस्पिरेटरी गैस CO2 हुआ और दूसरा क्या हुआ? O2। अब देखें एक चीज, देखिए अगला टेबल दिया है कि सर अपने एटमॉस्फेयर में जो हम बात कर रहे हैं CO2 और O2, इसका पार्शियल प्रेशर कितना होता है? तो एटमॉस्फेयर में जो O2 होता है वो CO2 के रिस्पेक्टिव ज़्यादा होता है। वैसे भी आपको पता है एटमॉस्फेयर में CO2 बहुत कम होता है और O2 कुछ ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। यानी हम देखें एटमॉस्फेयर में CO2 का पार्शियल प्रेशर 0.3 होता है और ऑक्सीजन का 159, ये हो गया। अब देखिए यही एटमॉस्फेरिक हवा कहाँ जाएगा? एल्वली के अंदर जाएगा। तो बताइए एल्वली में जाएगा तो ट्रेकिया के थ्रू जाएगा, तो एल्वली के अंदर पार्शियल प्रेशर घट जाता है ऑक्सीजन का, ये 104 हो जाता है और CO2 कितना होता है? 40 होता है। कारण क्यों 40 होगा? आप कहिएगा कि सर एल्वली के अंदर CO2 का पार्शियल प्रेशर क्यों ज़्यादा हो गया? क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 कम है लेकिन हमारे एल्वली के अंदर 40 पार्शियल प्रेशर के बराबर होता है। अब एक बात बताइए, एल्वली के अंदर क्या गया है? फ्रेश हवा गया है, तब ना ऑक्सीजन 104 है और CO2 40 है। लेकिन अगर हम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब एक बात सोचो भाई, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता क्या है? यानी अपना ब्लड जब जिस उसके अंदर ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली CO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा तो वही होगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डी का मतलब नहीं, ऑक्सीजनेटेड का मतलब ऑक्सीजन, ब्लड का मतलब ब्लड, वो ब्लड जिसमें ऑक्सीजन नहीं के बराबर है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। इसका मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या ज़्यादा है? CO2 40 PO2 के बराबर और CO2 45 PO2 के बराबर और O2 कितना? 40। ठीक है ना। अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड, नाम में ही काम है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर 95 होता है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर और CO2 का 40 होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आप ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 159, CO2 का 0.3, एल्वली के अंदर 104, 104 एल्वली के अंदर, और ऑक्सीजन का CO2 का 40, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कम होगा 40, CO2 45 होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 ज़्यादा होगा 95 और CO2 होगा 40। अब देखिए आई कहानी टिश्यू पे। एक बात देखिए, टिश्यू हमारा सेल
आपको पता है रेस्पिरेशन पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर, और रेस्पिरेशन में चाहे कोई प्लांट सेल हो चाहे कोई एनिमल सेल हो, यूज करता है ऑक्सीजन और निकालता है क्या, CO2। तो बताइए CO2 टिश्यू के अंदर क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि CO2 निकलता है और O2 क्या करता है, यूज। तो हमारा टिश्यू के अंदर O2 कम होगा और CO2 ज़्यादा होगा। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर और ज़्यादा CO2 होगा, किसके रिस्पेक्टिवली, टिश्यू के रिस्पेक्टिवली, और O2 और कम होगा। एक्सपायर्ड एयर क्या होता है, जो एल्वली के अलावा जो डक्ट वाला पॉइंट होता है उसी को एक्सपायर्ड एयर बोलते हैं, इसकी बात चर्चा नहीं करेंगे। तो देखिए ये आपको एक कंसेप्ट मिला, फिर से एक बार देखिए रफली आपको बतलाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पूछने की संभावनाएं आती रहती हैं। तो जरा देखें, पहला चीज हम देखें, इस O2 की बात करें तो O2 सबसे ज्यादा कहाँ, एटमॉस्फेयर में 159, उसके बाद कहाँ एल्वली के अंदर 104, उसके बाद कहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है ना। और CO2 सबसे ज्यादा कहाँ सर, CO2 सबसे ज्यादा होता है टिश्यू के अंदर, यानी सेल के अंदर, सेल से कम टिश्यू के अंदर, और टिश्यू के बराबर कहाँ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और सबसे कम कहाँ CO2, एटमॉस्फेयर में। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एक डायग्राम नीचे दिया हुआ है, इस डायग्राम की बात आप करें तो ये डायग्राम आपको बहुत कुछ सिखलाने वाला है। जरा देखिए यहाँ से, अब हम आपको इस डायग्राम की चर्चा करेंगे। देखिए इस डायग्राम में थोड़ा सा और हम नीचे करके हाँ, इस डायग्राम में देखिए दो लाइनें आई हैं, एक लाइन ऊपर की तरफ है और एक लाइन नीचे की तरफ है। देखिए ये जो नीचे की तरफ लाइन आया ये क्या बता रहा है, हवाएं आ रही हैं, और ऊपर जो जा रहा है ये बतला रहा है कि हवाएं जो है ना वो जा रही हैं हवाएं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें देखें जो हवा आ रही है, इसमें आप देखें कि जो हवा आ रही है उसको इंस्पायर्ड एयर बोले हैं, और जो जा रही है उसको एक्सपायर्ड एयर बोलेंगे। इंस्पायर्ड एयर में क्या ज़्यादा होगा, O2 ज़्यादा होगा और CO2 कम होगा। तो देखो जी हवा जो आया है उसको हम पार्शियल प्रेशर को बता रहे हैं P से, और O2 मतलब PO2, जो हवा आया है उसमें PO2 कितना है 104, और PCO2 कितना है 40 mm/Hg। और यहाँ से जो गंदा वाला हवा आएगा उसमें क्या होगा, यहाँ पर आप जरा देखिए कि यहाँ पर ये जो हम आपको बतलाएं कि यहाँ पर इस एयर की बात करें, दैट इज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड में क्या होगा, यानी PCO2, यानी CO2 कितना होगा, ज़्यादा होगा, और O2 क्या होगा, कम होगा। तो बताइए ये हवाएं निकल करके यहाँ चली जाएंगे और इधर वाला ऑक्सीजन आकर के यहाँ मिल जाएगा। कुल मिलाकर के ये डबल सर्कुलेशन वाला चांस होने वाला है, यहाँ पर डबल सर्कुलेशन जैसा हो जाता है। अब देखें इसमें आप ये चीज़ देखें कि सर जब डबल सर्कुलेशन हो रहा है इसका मतलब है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ट्रांसपोर्ट होगा और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग ट्रांसपोर्ट होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए ये डायग्राम आपका हो गया। जरा देखें टिश्यू के अंदर का कांड आप देख लीजिए। आपको पता है कि सर टिश्यू के अंदर जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये क्या है जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है, PO2 95 और PCO2 40 है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 40 है और PCO2 45 है। हुआ क्या, देखिए यहाँ से एरो समझेंगे, ये ऑक्सीजन टिश्यू के अंदर आया है, क्यों आया है, क्योंकि टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कितना है 40, और जो ब्लड आया है उसके अंदर क्या है 95। तो इधर वाला O2 इधर चला आया है और इधर वाला CO2 इधर चला है। क्यों चला आया है, क्योंकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें CO2 45 है, और जो टिश्यू है उसके अंदर कितना है, उसके अंदर सॉरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसके अंदर CO2 40 है, और टिश्यू के अंदर कितना रहता है 50 के बराबर। तो ये CO2 निकल करके यहाँ चला जाएगा, तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड, और वापस ये इधर से इधर आराम से चला जाएगा। तो ये हुआ डबल सर्कुलेशन। आइए ये डायग्राम देखिए, ये आपको बतलाने की कोशिश कर रहा है किस तरह से सर्कुलेशन होता है, इसको बतलाया है। जरा देखिए इसके सर्कुलेशन को आपको समझाएं। तो देखिए ये क्या है हमारा, पहले इस डायग्राम को हम समझेंगे, ये वाला डायग्राम, ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है, इसको पहले हम यहाँ से समझेंगे। जरा देखें यहाँ पे तीन चीज़ ध्यान रखना है। सबसे पहला तो देखिए ये एल्वली है। अब देखें एल्वली की बात करें यहाँ से, तो एल्वली वाला जो है एक सबसे पहले जरा देखें एल्वली है, और एल्वली के बाद ये देखिए एल्वली का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, एल्वली का बेसमेंट मेम्ब्रेन है।
और ये जो स्पेस जो है मेम्ब्रेन, ये रहा ब्लड कैपिलरीज, देखें ये क्या रहा, ब्लड कैपिलरीज, ये रहा बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इस दोनों के बीच का जो जगह जो रहता है उसका नाम देते हैं एल्ब्यूलर, उसका जगह नाम देते हैं क्लेफ्ट, यानी जगह नाम देते हैं। तो ये गैसियस एक्सचेंज जो होगा तीन चीज़ से होगा, एक तो एल्बली का एल्ब्यूलर एंडोथीलियम, मतलब थिक लेयर होगा, यानी कैपिलरीज का, यानी कुल मिलाकर के गैसियस एक्सचेंज किसके, एल्बली के और ब्लड वेसल्स के मेम्ब्रेन के बीच होता है। उसी चीज़ को देखें यहाँ से छोटे से डायग्रामेटिकली फॉर्म में दिया है, जरा देखें इस डायग्राम को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इस डायग्राम में देखें रेड ब्लड सेल है, आपको पता है मतलब गैसियस एक्सचेंज के लिए अपना WBC रिस्पॉन्सिबल होता है, सॉरी RBC रिस्पॉन्सिबल होता है, रेड ब्लड सेल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो देखिए ये होगा क्या, ये हमारा एल्बली है, एल्बली के अंदर क्या ज़्यादा है, CO2, सॉरी O2 कितना है, 104, 104 O2 है ना। अब देखिए 104 तो आया, अब 104 और यहाँ रेड ब्लड सेल जो होता है इसके अंदर O2 कम होता है, तो ये इधर चला आता है O2, और यहाँ पर CO2 ज़्यादा होता है जिससे CO2 डिफ्यूज करके इधर चला गया। तो किसके किसके बीच डिफ्यूजन हुआ है, एक तो कैपिलरीज का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, दूसरा क्या है यानी इंटरस्टिशियल स्पेस है, और तीसरा क्या है इपिथीलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीन चीज़ों के बीच यहाँ से मतलब ट्रांसपोर्ट होता है, यानी गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखिए एक एक लाइन आपको बतलाते हैं, ये टेबल आपका हो ही गया था, टेबल के नीचे देखें एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट पहले आपको हम बतलाते हैं। देखिए स्टेटमेंट में दिया है द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज एल्व्यूलाई that is called PO2 is 104 mm of Hg, 104 mm of Hg, यानी हमारा जो एल्बली होता है उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 होता है, और जो एट्रियल ब्लड होता है, एट्रियल ब्लड का मतलब क्या, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसके अंदर 104 mm ऑफ Hg होता है। सो ऑक्सीजन ऑक्सीजन गोज फ्रॉम एल्बली एयर टू एंटायर एयर। तो इससे क्या होगा, जो हमारा ऑक्सीजनेट ये एल्बुलर हवा होता है वो गंदे वाले हवा के अंदर एंटर कर जाता है। अब देखिए फिर कह रहा है CO2 की कांड, इन एल्बुलर एयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 दैट इज कॉल्ड PCO2 इज 50 mm ऑफ Hg, यानी अपना एल्बली जो होता है इसके अंदर, सॉरी 40 mm ऑफ Hg होता है, और डीऑक्सीजनेटेड के अंदर 45 to 46 होता है। तो क्या होगा, ये हवाएं गंदे हवाएं जो होंगी ब्लड वाला CO2 निकल करके एल्वली के अंदर चला जाएगा। फिर देखिए डबल सर्कुलेशन बता ही दिए। अब देखिए यहाँ से कुछ पॉइंट दिया है, इसको भी देख लीजिए। यहाँ से दिया है डिफ्यूजन कैपेसिटी डिपेंड ऑन सॉल्युबल ऑफ गैसेस, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। एक बात बताइए कि RBC ट्रांसपोर्ट कर रहा है गैस को, तो डिपेंड होगा, ट्रांसपोर्ट अलग चीज़ है और गैसियस एक्सचेंज अलग चीज़ है। तो हमारा जो गैस का एक्सचेंज होगा वो डिपेंड किस पर करेगा, जो उस मेम्ब्रेन में कौन जल्दी घुल रहा है। तो देखें जिस गैस का घुलनशीलता यानी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा वो जल्दी RBC के अंदर चला जाएगा। तो हम आपको बता दें कि CO2 ज़्यादा सॉल्युबल होता है O2 के रिस्पेक्टिवली, यानी O2 बहुत कम सॉल्युबल होता है और CO2 बहुत सॉल्युबल होता है, इसलिए लगभग CO2 ऑक्सीजन की रिस्पेक्टिवली 20 to 25 टाइम्स हाइयर होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है नीट के अंदर कि आप हमें बताइए किस गैस का सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होता है, तो CO2 का ज़्यादा होता है, O2 का कम होता है। तो CO2 का कितना ज़्यादा होता है, लगभग 20 to 25 टाइम्स इज हाइयर। तो वहीं यहाँ पे दिया है वही लाइन, एज द solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than the O2, the amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference in partial pressure is much higher compared to the O2। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से आगे बता रहा है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन के लिए। तो आपको पता है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन तीन चीज़ों के बीच होगी। सबसे पहले एल्बुली का सिंपल एस्क्यूमस इपिथीलियम होगा, दूसरा एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और ब्लड कैपिलरीज और ये जो अपना एल्बुली होता है दोनों के बीच बेसमेंट मेम्ब्रेन। जरा देखें इस डायग्राम में तीन चीज़, ये देखें
ये रहा अपना एंडोथीलियम रहा, सॉरी सिंपल एस्क्यूमस इपिथीलियम हुआ, किसका, एल्बली का, ये ब्लड वेसल्स का एंडोथीलियम हुआ, और बीच में जो खाली जगह है ये होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस तीनों के थ्रू होता है डिफ्यूजन होगा, तो उस चीज़ को बता रहा है। फिर गैसेस एक्सचेंजेस के लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट बता रहा है। गैसेस एक्सचेंज किस स्टेज में अच्छे से होगा? गैसेस एक्सचेंज टेक प्लेस इन ओनली ए एल्ब्यूलर ऑन रेस्पिरेटरी सरफेस वॉल्यूम। ये किस बात पर डिपेंड करेगा? अगर ऑक्सीजन का रिच सप्लाई होगा तो ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से मतलब डिफ्यूजन अच्छे से होगा। अब देखें, ऑफ लार्ज सरफेस एरिया ऑफ एल्बली, अगर एल्बली का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो गैसेस एक्सचेंज अच्छे से होगा। आपको पता है कि जो लोग सिगरेट पीते हैं तो उनका एल्बली का सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके कारण गैसेस एक्सचेंज अच्छे से नहीं होगा। इसका मतलब सरफेस एरिया भी बहुत बड़ी बात होता है। और वेरी थिन रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, यानी जिसका रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जितना पतला होता है, यानी जनरली रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन पतले ही होते हैं लगभग 1 mm के करीब, जिससे कि आराम से ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है। ये डायग्राम आपका हो ही गया है। इस तरह से अभी के क्लास में हम आपको बतलाए हैं कि किस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है। चलिए कुछ क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं, जिससे आपका विल पावर डेवलप होगा कि आप कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन है, वेरी हायर नंबर ऑफ एल्बली प्रेजेंट इन लंग्स इज मेनेट फॉर, यानी किसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा? यानी ज़्यादा अगर एल्बलिक होंगे तो क्या होगा, उसमें क्या फ़र्क होगा? तो पहला ऑप्शन दिया है मोर स्पेस फॉर इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ इंस्पायर एयर। भाई इस पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मोर एरिया फॉर डिफ्यूजन, ये हो सकता है। मेकिंग द ऑर्गन स्पॉन्जी, नहीं। अगला दिया है इंक्रीज इंक्रीजिंग नर्व सप्लाई, नहीं। तो आंसर क्या होगा? जितना ज़्यादा एल्बली होगा उतना ज़्यादा डिफ्यूजन के लिए सरफेस एरिया बढ़ेगा। अगला कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PO2 एंड PCO2 इन पल्मोनरी वैन। तो एक बात बताइए, हम आपको बताए थे वैन का मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन जहां पर पल्मोनरी आ जाता है काम उल्टा करता है। इसका मतलब पल्मोनरी वैन क्या होगा? तो लंग्स से जो ब्लड लेके आता है वेन, उसी का नाम देते हैं पल्मोनरी वेन, और लंग्स से जो ब्लड आएगा उसके अंदर O2 ज़्यादा होगा। इसका मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात कर रहा है। तो देखिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ PO2। ऑक्सीजनेटेड ब्लड में PO2 कितना होता है? 95, और CO2 कितना होता है? 40। तो आंसर क्या जाएगा? दूसरा। सर PO2 95 होगा और PCO2 कितना होगा? 40 mm ऑफ Hg होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज इज नॉट अफेक्टेड बाई, यानी किसके कारण एक्सचेंजेस ऑफ गैसेज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा? तो भैया सॉलिबिलिटी का तो इफेक्ट पड़ेगा, आपको बताए थे। दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ एंड ग्रेडियंट ऑफ द गैसेज, इसका भी फर्क पड़ेगा। थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेस एकदम फर्क पड़ेगा। अब अमाउंट ऑफ गैसेज इन एल्बली, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब देखिए द पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 इज द हायर इज, यानी ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कहाँ ज़्यादा होगा? तो आपको पता है एल्बली के अंदर पार्शियल प्रेशर सबसे ज़्यादा होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वेन्स कंटेन्स द ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर कौन सा वेन होगा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाएगा? तो आंसर क्या होगा? पल्मोनरी वेन के अंदर। फिर देखें अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ से ABC टाइप करके दिया है कि पार्शियल प्रेशर कैसा कहाँ है। तो उसके लिए यहाँ से देखें, सबसे पहले है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेज, ये CO2 का लाइन है, और सॉरी ये O2 का लाइन है, और ये CO2 का है। ब्लड है ऑक्सीजनेटेड, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में CO2 कितना, सॉरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में O2 कितना होता है? 40, और CO2 कितना होता है? 45। अब देखिए यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन कितना होता है? 95, और CO2 कितना होता है? 40। टिश्यू के अंदर टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है? 40, और कार्बन डाइऑक्साइड कितना होता है? लगभग 50। तो देख लीजिए ए होगा 45, बी होगा 95, और सी होगा अप्रॉक्स 50। तो ए इज़ 45, ए इज़ 45 मिला हमें बी में, बी इज़ 95 और सी इज़ 45 या 50। आंसर हो गया दूसरा। फिर चलते हैं यहाँ से सातवें क्वेश्चन की तरफ। देखिए सातवां क्वेश्चन कह रहा है आइडेंटिफाई A, B एंड C। देखिए ए किसको बता रहा है? एल्ब्यूलर सैक को बता रहा है, यानी एल्ब्यूलर
कैविटी को बता रहा है, ए सब में सही है। बी बता रहा है मतलब बी बता रहा है यहाँ से आरबीसी को, बी किसको देख रहे हैं, मॉलिक्यूल्स को बता रहा है। बी बता रहा है आपको आरबीसी को, एक मिनट कहाँ चला गया, वेट, हाँ देखिए बी किसको बता रहा है, बी बता रहा है आरबीसी को, और सी बता रहा है बेसमेंट मेम्ब्रेन को। तो जरा देखें एल्ब्यूलर, हाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन कहीं पर नहीं दिया है, कैपिलरी वॉल दिया है, तो आंसर क्या जाएगा, कैपिलरी वॉल। तो यहाँ पे बी हो गया आरबीसी 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 वाला, तो आंसर क्या होगा, तीसरा इसका होगा। आठवां क्वेश्चन देखेंगे, आठवां क्वेश्चन दिया है, आठवां क्वेश्चन द टोटल थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन लगभग 1 mm, अभी आपको बतलाई थी। तो इस तरह से ये टॉपिक अपना ख़त्म हुआ। कल के क्लास में हम आपको बताएंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, यानी गैस का कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो आप लोग वीडियो को देखें, अगर जो डाउट हो कल के क्लास में हमसे सॉर्ट आउट कर लें, ठीक है ना। थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में।